नमस्ते बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज के पाठ 1 अहमदनगर का किला का अध्ययन करेंगे। भारत की खोज मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई, जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। जिस दौरान ये किताब लिखी गई उस अवधि में नेहरू जी अहमदनगर के किला में कारावास काट रहे थे और 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच यह किताब लिखी गई। बाद में 1946 में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आज़ादी के आंदोलन तक की स्थितियों का वर्णन किया है और उसके बारे में बताया है। इस पुस्तक के आधार पर दूरदर्शन में एक धारावाहिक का प्रसारण भी हुआ, जिसका नाम था भारत एक खोज। आइए अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। इस पाठ के शुरू में उन्होंने उल्लेख किया है अहमदनगर का किला 13 अप्रैल 1944 का, और वे बताते हैं कि ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। इसके पहले वे 8 जेल यात्रा और कर चुके थे आज़ादी के आंदोलन के संदर्भ में। और वे बता रहे हैं कि 20 महीने से भी अधिक समय उन्हें हो चुका था वहाँ आए, और जब जब चांदनी रात आती थी तो वे हिसाब लगा लेते थे कि उनके कारावास का 1 महीना और गुजर गया, क्योंकि वे काल कोठरी में बंद थे, जहाँ उनको समय नहीं देखने को मिलता था, जहाँ घड़ियाँ नहीं थी, कैलेंडर नहीं था। इस तरह चांद को उन्होंने अपने बंदी जीवन का साथी मान लिया। साथ ही यह भी कि चांद उन्हें इस बात की याद दिलाता था कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। इस पाठ का दूसरा हिस्सा है अतीत का भार। यहाँ पर वे बताते हैं कि अहमदनगर के किले में भी वे दूसरे जेलों की तरह बागवानी कर रहे थे। पिछले जो जेल थे वहाँ भी वो बागवानी का कार्य करते थे, यहाँ भी उन्होंने वही कार्य किया, और रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में उनका समय बीतने लगा। वहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि वह एक ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए इसने अपने अतीत में राजमहलों की साजिश को भी देखी है। वे बताते हैं कि यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है और कोई विशेष अहमियत भी नहीं है ऐतिहासिक, लेकिन एक घटना का उल्लेख वे करते हैं। वह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने अहमदनगर के किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के साथ हुई। बागवानी के खुदाई के दौरान नेहरू जी को जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। वे बहुत आगे नहीं जा सके क्योंकि उन्हें अधिकारियों से इसकी मंजूरी नहीं मिली और उनके पास इस काम को जारी रखने का साधन भी नहीं था। अतः कलम उठा लिया उन्होंने और कुदाल छोड़ दिया। अब वे लिखना चाह रहे थे। उनका कहना था कि जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और अपने कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। साथ ही साथ किसी पैगंबर की तरह भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकता। अतः बच जाता है अतीत, तो उसके बारे में भी वे इतिहासकार की तरह नहीं लिख सकते थे। इसलिए पहले की तरह अपने विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिखने का निश्चय किया। उन्होंने बताया कि एक बार गेटे ने कहा था कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत भी दिलाता है। इस पाठ का अंतिम खंड है अतीत का दबाव। नेहरू जी बताते हैं कि दबाव भला हो या बुरा, दोनों ही तरह से प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव
दम घोंटू भी होता है, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। नेहरू जी के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का और उसके पराजयों के दुख का, या मनुष्य के उन साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत बहुत पहले हुई और जो अभी तक चल रही है और जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं? नेहरू जी बताते हैं कि मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरे मानव जाति की साझेदारी है। उनका कहना है कि हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। इस प्रकार हम भारतवासियों पर एक विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे समय से नेहरू जी के मन में घर किए हुए थी और वे उसी के बारे में लिखना चाह रहे थे। अतः वे बताते हैं कि विषय की कठिनाई और जटिलता से वे भयभीत ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सतही तौर पर वे ऊपरी तौर पर इसका वर्णन ज़रूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ से कुछ छोटे छोटे प्रश्न देखते हैं कि अहमदनगर का किला पाठ कब लिखा गया। तो इसका उत्तर होगा अहमदनगर का किला पाठ 13 अप्रैल 1944 में लिखा गया। और उसके बाद नेहरू जी ने किसे अपना सहचर कहा और क्यों? इसका जवाब होगा नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर कहा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आते थे और जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता था उस दिन वो इस बात का एहसास कराता था कि अंधकार के बाद में प्रकाश का आगमन होता है। उसी प्रकार दुख के बाद सुख का आगमन होता है। अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने कौन सा कार्य करना आरंभ किया? इसका जवाब है अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने बागवानी का कार्य आरंभ किया। अगला प्रश्न है, कुदाल छोड़कर कलम उठाने के पीछे नेहरू जी कौन सा कारण बताते हैं? इसका जवाब है कि वे भारतवासियों को इतिहास के बारे में बताना चाहते थे, साथ ही उनके मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहते थे। अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या बताया? अतीत के दबाव के बारे में नेहरू जी ने बताया कि अतीत का दबाव हमें वर्तमान परिस्थितियों को सहने के लिए और उसका सामना करने के लिए क्षमता देता है। नेहरू जी ने भारतवासियों की कौन सी विशेषता बताई है? भारतवासियों की विशेषता बताते हुए नेहरू जी कहते हैं कि हम में बहुत सारी चीज़ें समान हैं और हम सब मिलजुल कर साथ रहने में विश्वास करते हैं, अर्थात हमारे मन में भाईचारा का भाव है। इस पाठ में नेहरू जी ने किन दो पुरानी सभ्यताओं की चर्चा की है? इस पाठ में नेहरू जी ने भारत और चीन की पुरानी सभ्यताओं की चर्चा की है।